नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। एमएसपी के मुद्दे पर समिति बनाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार, राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान। चुनाव आयोग का विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद समिति गठित करने का निर्देश। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। बीजेपी ने पिछले 8 साल में हुए विकास कार्यों का किया जिक्र। विपक्ष ने महिला सशक्तिकरण और संघवाद को लेकर सरकार को घेरा। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यूपी में रैली। योगी आदित्यनाथ ने भरा पर्चा। गोवा में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का धुआंधार प्रचार। यूक्रेन में जारी संकट के बीच चीन पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वार्ता। मसले के राजनयिक समाधान के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन करेंगे रूस और यूक्रेन का दौरा। चीन में विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत। उद्घाटन समारोह का भारत ने किया राजनयिक बायकॉट। चीन के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई और देशों ने किया बहिष्कार। सरकार ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई है। एमएसपी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद समिति गठित की जाएगी। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समिति बनाने का मुद्दा निर्वाचन आयोग को भेजा था। आयोग ने सरकार से कहा है कि चुनावों के बाद ये समिति गठित की जाए। किसान किसी भी जिन्स को पैदा करता है, उस जिन्स का वाजिब दाम उसे मिलना ही चाहिए। इसके लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी है और लगातार सरकार की ये कोशिश है कि कुल मिला के एमएसपी पर दाम मिलना एक पक्ष है, लेकिन किसान को फ़ायदे में लाना उसकी चौतरफा मदद करनी चाहिए। इसलिए पीएम किसान योजना, एफपीओ, 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये सब इसीलिए प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में लगातार तीसरे दिन भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सरकार की कथनी और करनी में फर्क का आरोप लगाया। बीजेपी और सीपीएम सांसदों ने केंद्र सरकार पर संघवाद की भावना के विरुद्ध काम करने का आरोप लगाया। इसके अलावा चर्चा के दौरान सांसदों ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। If you want this country to progress, develop unitedly, if you want to take all the states to the mainstream of development of this country, don't eschew the principle of federalism. ये रिकॉर्ड जीएसटी किस आधार पे हो रहा है? एमएसएमईज को खत्म करके हो रहा है। पीएसयूज को कौड़ी के दाम पे बेचकर हो रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ाते हुए हो रहा है और गरीबी रेखा में और लोगों को धकेल कर हो रहा है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बढ़ती महंगाई, विदेश नीति समेत कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा। महंगाई को देखिए, अब चौंक जाओगे प्रधानमंत्री जी। ये क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट 2014 साल में 1 लीटर पेट्रोल की 68 रुपया दाम था, आज 110 पर लीटर। कितना फीसद बढ़ोतरी हुई है? 62%। डीजल 57 पर लीटर थे, आज बढ़ के चले गए 95 पर लीटर, 67% इजाफा। एलपीजी सिलेंडर 414 पर सिलेंडर, अभी 900 पर सिलेंडर, 117 गुण इजाफा। बहुत सारे फैसले नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा जो लिए गए हैं वो इस देश को विकास की ओर ले जाने के लिए
इस देश को सशक्त करने के लिए, इस देश को और मजबूती प्रदान करने के लिए जो फैसले लिए गए हैं पिछले 8 साल में, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा लिए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आसन के बारे में सदस्यों को ना तो सदन के अंदर और ना ही सदन के बाहर किसी भी तरह की टिप्पणी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पीकर नियम और संविधान के दायरे में रहकर सदन को संचालित करता है। अध्यक्ष पीठ पर की जाने वाली टिप्पणी इस सदन की मर्यादा के लिए उचित नहीं है। यह सदन की मर्यादा उच्च कोटि की है, जिसका सभी मान्य सदस्य सम्मान करते हैं। आसन का प्रयास रहता है कि सदन पर जो भी सभापति वो निष्पक्ष रहे, निष्पक्षता से काम करता है। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई कुछ खबरों पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव दंगाइयों और माफियाओं को पर्दे के पीछे से सत्ता हथियाने से रोकने का है। मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा के मतदाताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए है। चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। नामांकन के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ की बड़ी सफलता है कि उन्होंने राज्य में कानून का राज स्थापित किया है। विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से नामांकन दाखिल करने से पहले आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्षी महागठबंधन पहले भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी से हार चुका है और आगे भी हारेगा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया है। गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के अंदर से हर जनपद में एक माफिया बनाया था, वो राज करते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस माफियाओं से डरती थी। आज योगी जी के राज में स्थिति ये आ गई है कि माफिया स्वयं जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर कर रहा है। मित्रों, और अब नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जालौन के माधवगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अपराधियों और माफियाओं का सफाया हो गया है। साथ ही प्रदेश सरकार ने खूब विकास किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आगरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर रोजगार के लिए आवाज उठाने वालों के अपमान का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गाजियाबाद में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। प्रियंका गांधी के प्रचार के दौरान लोगों की काफी भीड़ हो गई। इसके बाद सुरक्षा को देखते हुए प्रियंका गांधी ने वाहन के द्वारा अपना प्रचार अभियान जारी रखा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में घर घर जाकर लोगों से संवाद किया और बीजेपी के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों, आशा कार्यकर्ताओं, वृद्धों, दिव्यांगों और विधवा बहनों का मानदेय बढ़ाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गोवा में चुनाव प्रचार में जुटे। आज उन्होंने मोरमुगांव में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस नेताओं को पार्टी से वफादारी की शपथ दिलाई।
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा में अनुसूचित जनजाति के लिए 8 सूत्रीय एजेंडा पेश किया। उन्होंने वादा किया कि सरकार बनने पर राज्य में एसटी समाज के लिए खाली पदों को भरा जाएगा, साथ ही जंगल की जमीनों पर उनका हक दिया जाएगा। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर बीजेपी से इस्तीफा देकर पणजी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो लगातार डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस की ओर से 11 संकल्प जारी किया गया। इस दौरान बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। इसमें नशा मुक्त पंजाब और खुशहाल किसान का वादा किया गया। पंजाब के लिए कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आनंद शर्मा का नाम शामिल है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज उन्होंने बरनाला में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज गिनाए। मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष युमनाम खेमचंद सिंह ने 13 सिंह जामोई विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। पूर्व मंत्री करम श्याम सहित 4 अन्य उम्मीदवारों ने भी पहले चरण के लिए मतदान के लिए इम्फाल पश्चिम जिले में अपना नामांकन दाखिल किया। और अब आज की खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। और अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों पर। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 3 विधान परिषद सीटों के लिए पहले चरण के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही आज से नामांकन शुरू हो गया है। पहले चरण का मतदान 3 मार्च को, जबकि दूसरे चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। चुनाव आयोग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नामांकन पत्रों की जांच 12 फरवरी को होगी। मतदान 6 मार्च को होगा। चुनाव परिणाम 8 मार्च को घोषित किए जाएंगे। केरल बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर केरल सरकार की प्रस्तावित सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बीजेपी नेताओं ने इसे राज्य की अर्थव्यवस्था और परिस्थिति के लिए हानिकारक बताया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को अवैध रेत खनन मामले में गिरफ्तार किया है। जालंधर में खनन मामले में पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी ने 18 जनवरी को उनके परिसरों पर छापा मारा था और करीब 8 करोड़ रुपए नकद जब्त करने का दावा किया था। पंजाब और हरियाणा क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण देने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार के कानून पर अंतरिम रोक लगा दी थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के यरवला में हुए हादसे पर दुख जताया है। शास्त्री नगर इलाके में निर्माणाधीन इमारत ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में 7 फरवरी से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोल दिए जाएंगे। ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेगी। डीडीएमए की बैठक में ये फैसला लिया गया है। वहीं नाइट कर्फ्यू अब रात 11 बजे से शुरू होगा और सभी रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ चलेंगे। कश्मीर में ताजा बर्फबारी होने से घाटी में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में 6 इंच ताजा बर्फबारी हुई, जबकि कोकरनाग में 4 इंच और अनंतनाग जिले के कई हिस्सों में 3 से 6 इंच बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग में बर्फ की सफेद चादर देखी जा सकती है। शिमला, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले समेत हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। इन इलाकों में 2 दिन से बर्फबारी जारी है।
गणतंत्र दिवस परेड में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। परेड में 9 मंत्रालयों की झांकी को भी शामिल किया गया था। इस साल में गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी प्रस्तुत करने के लिए पहला स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश की झांकी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी। इसके अलावा पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में महाराष्ट्र की झांकी पहले स्थान पर रही। महाराष्ट्र की झांकी महाराष्ट्र की जैव विविधता एवं जैव प्रतीक विषय पर आधारित थी। भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया है। इसमें पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना पहले स्थान पर रही है। मंत्रालयों के बीच हुई प्रतियोगिता में शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय संयुक्त रूप से विजेता रहे। शिक्षा मंत्रालय की झांकी की थीम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। नागर विमानन मंत्रालय की झांकी उड़े देश का आम नागरिक विषय पर आधारित थी। कोविड लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में पार्टी के आयोजन पर विवादों में घिरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के 4 करीबी सहयोगियों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री की नीति प्रमुख मुनीरा मिर्जा, चीफ ऑफ स्टाफ डैन रोजनफील्ड, प्रमुख निजी सचिव मार्टिन रेनाल्ड्स और संचार निदेशक जैक डॉयल सभी ने कुछ घंटों के भीतर अपने पद छोड़ दिए हैं। इससे पहले जांच में पता चला था कि देश में सख्त कोविड-19 लॉकडाउन नियमों के बीच डाउनिंग स्ट्रीट में कई पार्टियां आयोजित की गई थी। यूक्रेन को लेकर बढ़ते तनाव को कम करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अगले सप्ताह मॉस्को और कीव जाएंगे। फ्रांस नाटो में शामिल है और रूस के हमले की आशंका को देखते हुए गठबंधन की ओर से की जा रही तैयारी में अपनी सेना भेज रहा है। लेकिन इमैनुअल मैक्रोन रूस के साथ संवाद की वकालत करते रहे हैं और खुद भी हाल ही के सप्ताह में व्लादिमीर पुतिन से कई बार बात कर चुके हैं। वो बढ़ते तनाव को कम करने का राजनयिक तरीका ढूंढने के प्रयास में सोमवार को मॉस्को और कीव जाएंगे। इस बीच यूक्रेन संकट के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वार्ता के लिए बीजिंग पहुंचे हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन ने बीजिंग में मुलाकात कर एकजुटता का प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के साथ नजदीकी संबंधों की जमकर तारीफ की। यूक्रेन पर रूस के सैन्य हमले की आशंका के बीच चीन ने रूस का समर्थन किया है। ऐसे समय में राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा काफी अहम हो गया है। चीन पर रूस ऐसे समय में करीबी आ रहे हैं जब दोनों का ही अमेरिका और नाटो देशों के साथ तनाव बढ़ा हुआ है। चीन में विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत हो गई है। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में भारत ने अपने राजदूत को नहीं भेजने का फैसला लिया है। बता दें कि भारत का फैसला विंटर ओलंपिक्स में चीन के उस कमांडर के हाथों मशाल थमाने के विरोध में लिया गया जो गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ मुठभेड़ में शामिल था। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक्स का राजनयिक बहिष्कार कर रहा है। ये सभी देश चीन में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर फैसला लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंगर की जयंती के अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष समेत कई संसद सदस्यों और दूसरे गणमान्य व्यक्तियों ने केंद्रीय कक्ष में अयंगर के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह भी मौजूद रहे। और अब चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कोयम्बटूर के वेल्लोर झील के साथ, जहां पर तितलियों की खूबसूरत और आकर्षक तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।